नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के एक नेता ने कहा था कि मैं नंगा हूं, नंगे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नंगे को ये जो पंगा है बहुत भारी पड़ने वाला है। नंगे ने ईडी से पंगा लिया था और ईडी अब उस ट्रेल को निकाल कर बाहर ले आई है, जिसके द्वारा यह साबित होता है कि संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में या संजय राउत की पत्नी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया था माधुरी राउत के अकाउंट से, और उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था प्रवीण राउत, जिसकी 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है ईडी ने पीएमसी घोटाले में, क्योंकि प्रवीण राउत ने पीएमसी से 95 करोड़ रुपए निकाले थे एचडीआईएल के पार्टनर के तौर पर, और उसी में से 1,60,00,000 रुपए उसने ट्रांसफर किए थे अपनी पत्नी के अकाउंट में, और इन पैसों को राजनेताओं को रिश्वत के तौर पर दिया गया था। ये ईडी का दावा है। इस पूरे का पूरे ट्रेल में जो बात निकलकर सामने आई है, पहली किस्त में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में 23 दिसंबर 2010 को 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, और उसके बाद 15 मार्च 2011 में 5 लाख रुपए और ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पूरी ट्रांसफरिंग का खेल प्रवीण राउत के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि वही अपनी पत्नी के अकाउंट को हैंडल कर रहा था। ईडी ने इससे आगे एक और बड़ा खुलासा किया कि इसके साथ साथ माधुरी राउत और प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक अन्य कंपनी में हिस्सेदारी थी। ये कंपनी जिसका नाम अवनी कंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसमें संजय राउत की पत्नी ने योगदान दिया था 5,625 रुपए का, और उसके बदले में 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया। यानी अगर आप टोटल अमाउंट को अब देखेंगे तो ये बैठता है 67 लाख रुपए, जिसके लिए न तो कोई ब्याज दिया गया, जिसके लिए न कोई कोलेट्रल था, न कोई गारंटी थी, और ऊपर से संजय राउत ये कहते हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कर्जा लिया तो इसमें क्या गलत किया। यहाँ ये कर्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो गारंटी है न इंटरेस्ट है। सीधे तौर पर इसको कहा जा सकता है कि जो 1,60,00,000 रुपए प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के अकाउंट पर ट्रांसफर किए थे, वो सब इसीलिए रखे गए थे कि उसे राजनेताओं को रिश्वत देनी थी। और चूंकि शिवसेना के बड़े नेता रहे संजय राउत, इसलिए संजय राउत के साथ उसके जो संबंध थे, उसने उन संबंधों के बदले में ये जो गिफ्ट थे वो संजय राउत की पत्नी को दिए हैं। अब इसको लेकर संजय राउत जो बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे, वो दबे हुए जवान में ईडी से मोहलत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी पत्नी अभी तैयार नहीं है, लेकिन 5 जनवरी को आकर वो ईडी के सामने तमाम जवाब देगी, और उससे पहले हम पत्र लिखकर ईडी को जवाब दे चुके हैं। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि पत्र लिख चुके हैं, उससे पहले उन्होंने ये तक कह दिया था कि उन्हें ईडी के किसी भी नोटिस की जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में जब वो घिर गए तब उन्हें ये कहना पड़ा कि हाँ, ईडी का नोटिस प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उसके सामने नहीं जा रहे हैं। और अब उन्हें यह कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी हेकड़ी निकल चुकी है, कि वो ईडी के सामने अपनी पत्नी को भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ गलत उन्होंने नहीं किया है जिसका दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ईडी के मुंबई ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का बोर्ड लगा दिया था, बैनर लगा दिया था, उसके बाद शिवसेना के ऊपर सवाल उठ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधे तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत से पूछा है कि अवनी कंस्ट्रक्शन और प्रवीण राउत की पत्नी के साथ जो लेन देन हुआ है वर्षा राउत का, उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। और उस दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर वो बातें कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री तक को धमकियां दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं अगर आपके परिवार तक पहुंच गया तो आपको ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। अब संजय राउत कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ये वही संजय राउत हैं जो कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहते थे, और बाद में जब कोर्ट में इस बात के सवाल उठे उससे पहले उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो नोटी है। उसी तरीके से संजय राउत ने केंद्र सरकार को भी धमकी देने की कोशिश की, और जब उन्हें लगा कि उनकी खुद की धमकी से कोई काम नहीं चल रहा है, तो फिर शरद पवार को भी धमकी देने के लिए राजी करा लिया। और शरद पवार ने भी यही कह दिया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत है
कि बगैर चिंगारी के धुआं नहीं उठता, और यहाँ पर तो पूरी चिंगारी नहीं बल्कि पूरी की पूरी लौ दिखाई दे रही है, जिसमें सीधे तौर पर वर्षा राउत और संजय राउत झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण राउत के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, प्रवीण राउत को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वो संजय राउत का बहुत करीबी है, उसका रिश्तेदार है, और संजय राउत भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उसके साथ संजय राउत की खुद की पत्नी वर्षा राउत के दोस्ताना संबंध हैं, जिसके बदले में उनको लोन दिया गया है। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो जो कहता है उसके तहत ये सब अपराध है, जिसको संजय राउत केवल दोस्ताना लेन देन बता रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध है। और इसी वजह से ईडी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए बार बार संजय राउत की पत्नी को सम्मन कर रहा है। 3 बार वो सम्मन को एक तरीके से नकार चुकी है, या कहें कि उसको ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बार ईडी के सामने वर्षा राउत को पेश होना पड़ेगा, और संजय राउत की तमाम हेकड़ी तो पहले ही निकल चुकी है। लेकिन जब ईडी वर्षा राउत को ये तीनों ट्रेल दिखाएगी, जिसका हमने बताया कि पहली किस्त में 50 लाख दिए गए, दूसरी किस्त में 5 लाख दिए गए, और अवनी कंस्ट्रक्शन के अकाउंट से 12 लाख रुपए ये कहकर दिए गए कि ये लोन है इंटरेस्ट फ्री। और अवनी कंस्ट्रक्शन में जिसमें पार्टनर है, जिसमें डायरेक्टर है संजय राउत की पत्नी, उनका जो योगदान है वो केवल 5,625 रुपए का है। यानी आप समझ सकते हैं कि आप 5625 रुपये लगाकर अगर 12 लाख रुपए पा लेते हैं तो इसको आप दोस्ताना संबंध नहीं मानेंगे, इसको आप कोई खैरात या बोनस भी नहीं मानेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है, और इतनी बड़ी लॉटरी आसानी से नहीं लगा करती है। ये लॉटरियां तो राजनेताओं की या उनके रिश्तेदारों की, उनकी पत्नियों की ही लग सकती हैं। इसी की जांच ईडी इस पूरे मामले में कर रहा है, और ईडी अभी भी इसमें और भी जब्तियां कुर्कियां करने वाला है। प्रवीण राउत की तमाम संपत्तियों को खंगाला जा रहा है, और उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर संजय राउत की पत्नी पर ये जो पूरा का पूरा हवाला लेन देन का एक खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि संजय राउत की भी किसी संपत्ति को ईडी जब्त कर दे, अटैच कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इसी डर से संजय राउत ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा पिछले दिनों शिवसेना के एक अन्य विधायक ने भी ईडी की कार्रवाई से डरकर इसी तरीके के दावे किए थे, और यहां तक कह दिया था कि उसके पास एक सीडी है, उस सीडी को अगर वो दिखा देगा तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकदम से एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन बाद में वो आदमी भी ईडी के सामने भीगी बिल्ली बन गया था। उसी तरीके से जैसे कल तक अपने आप को शिव सैनिक और नंगा आदमी और नंगे से पंगे का मतलब है कि देश छोड़कर भागना पड़ेगा, इस तरीके की बातें करने वाला, उलझुल भाषा का इस्तेमाल करने वाला संजय राउत भी अब ईडी की जो अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है, जो कुर्की की कार्रवाई हुई है संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ, उस पर कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजय राउत को अब सुझाई नहीं दे रहा है कि वो धमकी दे या फिर मांडवाली करे। मांडवाली को मुंबई की भाषा में कहते हैं कि सौदेबाजी कर लेना या समझौता कर लेना। यहाँ पर मांडवाली हो नहीं सकती है, क्योंकि ईडी एक केंद्रीय संस्था है, और वो जो कार्रवाई कर रही है वो कानून के तहत कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रही है, जिसमें सीधे तौर पर पैसे का जो अनावश्यक लेन देन होता है, गैर जरूरी लेन देन होता है, या फिर जो बिना कारण के लेन देन होता है, उस पर ध्यान रखा जाता है। और अगर एक बार वो पकड़ में आ जाता है तो उसकी कड़ी सजा भी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर वर्षा राउत के ऊपर शिकंजा कसेगा तो इसकी आंच संजय राउत पर भी आएगी, आंच आएगी उद्धव ठाकरे के ऊपर भी। इससे पहले प्रताप सरनायक नाम का उद्धव ठाकरे का खास व्यक्ति इसी तरीके के एक मामले में फंस चुका है, उस पर भी तमाम खुलासे हो चुके हैं। लेकिन संजय राउत की पत्नी पर खुलासा होना इस बात का सबूत है कि अब शिवसेना पूरी तरीके से बैक फुट पर आ चुकी है। शिवसेना को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मामले को कैसे अपने गले से हटाए, कैसे इसका फंदा अपने गले से फंसाए।
क्योंकि जिस तरीके की बातें संजय राउत ने कर दी हैं, अब मांडवाली तो हो भी नहीं सकती, मांडवाली पहले भी नहीं हो रही थी, और जिस तरीके से शरद पवार के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, उसी का जवाब ईडी ने प्रवीण राउत की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच करके दे दिया। ईडी ने बता दिया कि आप कुछ भी कहें, किसी के खिलाफ भी धमकी दें, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो सबूत है, हमारे पास जो तथ्य हैं, हमारे पास जो बैंक की डिटेल है, उस डिटेल के आधार पर हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस कार्रवाई के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। आप अगर निर्दोष हैं तो कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके खिलाफ जो सबूत है उन सभी सबूतों की विवेचना की जाएगी, जांच की जाएगी, और जिस तरीके से 3 ट्रांजैक्शन पाए गए हैं, 3 सबूत मिल गए हैं कि 67 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, और ये आज का मामला नहीं है, ये 2010 का मामला है, जब भारत के रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से लगभग दोगुनी थी। तो ये जो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी रकम है, और 1,60,00,000 रुपए जो प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले थे, उसमें से अन्य दूसरे रास्तों से भी इसी तरीके से राजनेताओं के पास पहुंचे हैं। इसका भी खुलासा हो जाएगा जब प्रवीण राउत और वर्षा राउत इस मामले में अगर बयान देंगे और उनके बयानों में विरोधाभास पाया जाएगा। निश्चित तौर पर वर्षा राउत से कड़ाई से पूछताछ भी होगी, और उस स्थिति में हो सकता है कि वर्षा राउत कुछ अन्य राज भी खोल दें। जय हिंद, जय भारत।